नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी में आने वाले क्वेश्चन जो कि 2016 में आए हुए थे जेटेट की परीक्षा में। तो यहाँ हम लोग हिंदी में आए हुए क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, उत्कर्ष, उत्सव तथा उत्कृष्ट शब्दों में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? जो किसी शब्द के पहले आके लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो प्रत्यय होता है वो बाद में लगता है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, इसके आगे क्या लगा हुआ है? उत्कर्ष, उत्कृष्ट एवं उत्सव में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो ये सी नंबर यहाँ पर उत उपसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद उत जोड़ कृष्ट इक्वल टू होता है उत्कृष्ट, या फिर उत जोड़ सव इक्वल टू होता है उत्सव। उत जोड़ कर्ष उत्कर्ष होता है। उसके बाद यहाँ पर मैं बताऊं दोस्तों, दूसरा नंबर, नीलांबर कौन सा समास है? यहाँ पर 4 समास दिए हैं दोस्तों। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है अव्ययी भाव समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, तत्पुरुष समास जो होता है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं, नीचे वाला जो सी नंबर है अव्ययी भाव समास, ये समास जो होता है दोस्तों, इसमें कोई भी इसका जो पहला पद होता है वो अव्ययी होता है। तो ये तो नहीं है, ये अव्ययी पहला पद इसका नहीं हो सकता है, तो ये कट गया दोस्तों। यहाँ पर देखें दूसरा में तत्पुरुष समास, यहाँ पहले ऑप्शन में है। तो तत्पुरुष समास वह समास होता है दोस्तों जिसके बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद जो बाद में जो आता है दोस्तों, उसको उत्तर पद कहा जाता है। जैसे बाद में, जैसे यहाँ पर नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, तो यहाँ जो बाद में जो आ रहा है दोस्तों, ये इसका उत्तर पद हो गया, तो ये इसका मतलब प्रधान होता है, तो ये प्रधान नहीं है, इसलिए तत्पुरुष समास नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कर्मधारय और बहुब्रीहि समास, यही 2 समास में दोस्तों आप लोग अंतर नहीं ज्ञात कर पाते हो, जिस कारण दोनों में गलत कर देते हो। तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। कर्मधारय समास को जानने के लिए इसको हम लोग इसके विग्रह पे ध्यान देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर देखें नील गगन में, तो इसका जो अगर हम लोग विग्रह करते हैं तो हो जाएगा नीला है जो गगन, यानी नील गगन। तो यहाँ पर पहले देखें, आप ध्यान दें, इसका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी बाद वाला पद पर प्रधान होता है, और इसका पहला पद या तो विशेषण होगा और बाद वाला पद उसका विशेष्य होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, जैसे नील गगन में नील विशेषण है तथा गगन विशेष है। इसी तरह अगर हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, चरण कमल, तो चरण कमल, तो यहाँ पर चरण कमल में अगर हम लोग देखते हैं तो चरण कमल में चरण उपमेय है तथा कमल उपमान है। ये दोस्तों उपमेय है तथा कमल उपमेय है। तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों सिंपली बात। और अगर बहुब्रीहि समास में देखें आप, तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है दोस्तों? बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है दोस्तों, इसका समस्त पद प्रधान होता है तथा दोनों मिल के तीसरे की ओर संकेत करते हैं। यानी जैसे मान लीजिए नीलांबर है, तो नीलांबर में इसका अगर विग्रह करें तो क्या होगा दोस्तों? नीला है अंबर जिसका, यानी नीला है अंबर जिसका, यानी इससे नीला है अंबर जिसका, यानी नीला किसका? अंबर है उसको, यानी बलराम को नीलांबर कहा जाता है। यानी वो तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। तो इसका तो सिंपली यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, नीलांबर का कौन सा समास होगा? ये बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि ये इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता और ये दोनों मिल के किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे नीला है अंबर जिसका, यानी किसका है नीला है अंबर? यानी बलराम को ही कहा जाता है दोस्तों नीलांबर। और यहाँ पर मैं और एक बात बता दूं, पीतांबर पीत है अंबर जिसका, यानी पीला है अंबर जिसका। यहाँ पर पीला किसका वस्त्र है दोस्तों? यहाँ पर पीला वस्त्र कौन धारण करते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा विष्णु जी का। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। हम लोग यहाँ पर देखते हैं दूसरे में क्या लिखा हुआ है। प्रश्न 3 से 4 के लिए निर्देश, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर कुछ पद्यांश दिया है, उसी के अनुसार आपको आंसर देना है, और इसी के अंदर इसका आंसर छिपा रहता है दोस्तों। ये छोटा सा पद्यांश है दोस्तों, इसी के अंदर इसका आंसर छुपा रहता है। जैसे मैं तुरंत आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कवि के अनुसार किस जीव में तेज धार होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, किस जीव में तेज धार होती है। यहाँ पर मुझे एक बार में नजर आ गया दोस्तों, कल्पना की जीव में तेज धार होती है। तो यहाँ पर आपका सिंपली आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, कल्पना की धार।
उसके बाद चौथा नंबर में जाते हैं, किसके हाथ में तलवार होती है दोस्तों। चौथा नंबर ऑप्शन है कल्पना के, स्वप्न वालों के, विचारों के एवं स्वप्न के। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसके हाथों में तलवार होती है, एक बार में मुझे नज़र आ जा रहा है दोस्तों, स्वप्न के हाथों में तलवार होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ 5 से 8 के निर्देश, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो उसी प्रकार दोस्तों इसको आपको ध्यान से एक बार पढ़ लेना है आपको, उसके बाद आंसर देना है इसको। उसके बाद नीचे देखते हैं कवि का आदर्श होता है। तो उसी प्रकार आपको यहाँ से पढ़ लेना है दोस्तों और आपको आंसर देते जाना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आंसर देते जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन हो जाएगा उसके समाज के आदर्श के अनुरूप। साहित्य हमें क्या बताता है, तो यहाँ पर छठा का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। मानव समाज की सुख दृष्टि, सुख समृद्धि, सुरक्षा एवं विकास के लिए कौन सा मार्ग उपादेय है। साहित्यकार किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन में देखिए, जिस समाज में वह जन्म लेता है, जिस समाज के बारे में वह चाहता है, जिस समाज की अवहेलना करता है, तो इनमें से सभी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों जिस समाज में वह जन्म लेता है, यानी वह जहाँ से जन्म लेता है वह उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 8वें को, लेकिन मैं इंद्रबोध में कौन सा समाज है ये मुझे समझ में नहीं आया दोस्तों, ये आप खुद समझ लेना, एक बार देख लो इंद्रबोध में कौन सा समाज है। उसके बाद यहाँ पर अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद, ये सब दिया है। तो मुझे लगता है ये यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर समास होगा और दोनों 8-8 के ही दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ से दोनों को छोड़ दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग देख लेना क्या होगा क्या नहीं। उसके बाद मैं डायरेक्ट नीचे जा रहा हूँ 9वें क्वेश्चन में। परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या है या है, तो यहाँ ऑप्शन में परम जोड़ पर जोड़ मेश्वर, परम जोड़ ईश्वर, परम जोड़ ऐश्वर, परम जोड़ ईश्वर, पर जोड़ ईश्वर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर आप लोग जानते होंगे, तो मैं यहाँ सिंपली बता दूं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर। उर्वर शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है, यानी विपरीतार्थक मतलब होता है उल्टा दोस्तों। तो उर्वर शब्द क्या है, जो उपजाऊ होती है उसको उर्वर कहते हैं, तो यहाँ उपजाऊ तो नहीं होगा। और यहाँ पर उर्वरा भी उपजाऊ ही है। और समृद्ध मतलब क्या, उर्वर शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है, यहाँ पर उर्वर मतलब होता है उर्वरा उपजाऊ, और डी में होता है समृद्ध मतलब उसके पास सब कुछ हो, और यहाँ पर आता है बी में है उसर। तो यहाँ उसर हो जाएगा दोस्तों इसका उल्टा, यानी उसर वह भूमि होती है जहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं उगती है, यानी उपजाऊ भूमि नहीं होती है। और उसके बाद नीचे हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो कमल का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि कमल का और एक नाम नहीं है इनमें से। तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजीव तो है, नीरज भी है, पंकज भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी वारिद, 11 का डी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर। सबको समान दृष्टि से देखने वाले को क्या कहते हैं, यानी वह व्यक्ति जो हर किसी को एक ही नज़र से देखता है, मतलब एक ही नज़र यानी समान दृष्टि से देखता है, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, दयालु, एक नयन, समदर्शी, दूरदर्शी। तो यहाँ पर दयालु किसे कहा जाता है दोस्तों, जो कि दयालुता दिखाता है, जिसके हृदय में दयालुता की भावना होती है उसे दयालु कहा जाता है। और यहाँ पर एक नयन मतलब एक देखता है, और समदर्शी मतलब सभी को एक समान देखता है। और यहाँ पर दूरदर्शी मतलब दूर से देखता है, यानी दूर से देखना को ही दूरदर्शी कहा जाता है, या दूर से देखना को ही दूरदर्शी कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों समदर्शी, यानी सबको समान दृष्टि से देखने वाला को ही समदृष्टि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 13वें नंबर पे आप देख सकते हो क्वेश्चन है, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा वाक्य है जो इस मुहावरे का अर्थ है। जैसे पानी पानी होना को क्या कहा जाता है, जैसे बाढ़ आना, शर्मिंदा होना, लगातार बारिश होना, नल में हमेशा पानी आना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों पानी पानी होना को कहते हैं शर्मिंदा होना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजभाषा का तात्पर्य है, मतलब राजभाषा किसको कहा जाता है, उससे क्या अर्थ निकलता है। देश की सांस्कृतिक भाषा, देश की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा,
सरकारी कामकाज की भाषा, और ऑप्शन नंबर डी है आदर्श एवं परिनिष्ठित भाषा। तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों 14 का सी हो जाएगा दोस्तों सरकारी कामकाज की भाषा, यानी राजभाषा जो होती है उसका प्रयोग हम लोग सरकारी कामकाज में भी लगाते हैं, उसमें इसका उपयोग होता है, इसीलिए उसे हम लोग सरकारी कामकाज की भाषा भी कहते हैं। उसके बाद 15वां नंबर पर हम लोग जाते हैं दोस्तों, भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं, प्रत्येक भाषा की अपनी अलग से संरचना होती है। दूसरा ऑप्शन, भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। तीसरा ऑप्शन, भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है। चौथा ऑप्शन है, भाषा संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक की ओर जाती है। तो यहाँ पर 15 का आंसर क्या होगा दोस्तों आपको बताना है, और आप लोग एक बार सोच लो। मैं 2 सेकंड दे रहा हूँ, तो काउंट डाउन स्टार्ट, 1 2 3। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है। इसका सही आंसर यही होगा दोस्तों। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है कि ये गलत है आंसर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे और इस प्रकार की न्यूज़ हमेशा पाते रहना चाहते हो, इस टाइप्स के वीडियोज पाते रहना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।